वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप सब लोग बहुत बढ़िया से होंगे। गाइज आज मैं लेकर के आई हूँ एक बहुत न्यू टॉपिक आप लोगों के लिए। देखिए बहुत सारे क्लाइंट्स मैंने ऐसे देखे हैं जो कि अपनी आईटीआर तो दिखाते हैं 5 से 7 लाख की, 10 लाख की, 12 लाख की, लेकिन जो कैश डिपॉजिट है वो अपने अकाउंट में 50 लाख, 70 लाख, इवन करोड़ के अंदर अपने बैंक अकाउंट के अंदर कैश डिपॉजिट कर देते हैं। और उसके बाद आ जाता है इनकम टैक्स का नोटिस। अब इनकम टैक्स नोटिस आने के बाद सबसे बड़ा सवाल क्या पैदा होता है कि अब क्या किया जाए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को किस तरीके से सेटिस्फाइड किया जाए कि हमारा जो पैसा है वो जेन्युइन है। अब लोगों का रिप्लाई क्या होता है, जी पैसा तो हमारा है लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टैक्स क्यों लगा रहा है। देखिए ऐसा नहीं होता, पैसा आपका है लेकिन अगर वो सारा का सारा आपका प्रॉफिट है तो टैक्स तो देना बनता था डिपार्टमेंट को। लेकिन अब आपके पास सारा पैसा प्रॉफिट तो नहीं था, आप लोगों ने पैसा डिपॉजिट करवाया बैंक के अंदर, बट वो सारा का सारा प्रॉफिट का पार्ट नहीं था, उसका कोई ना कोई सोर्स रहा होगा इन कैश डिपॉजिट जो भी आपने करवाया है। अब आप लोगों को उस नोटिस का रिप्लाई कैसे करना है, क्या क्या चीजों को कंसीडर करना है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाली हूँ। देखिए जब भी हम कैश डिपॉजिट के रिप्लाई की बात करते हैं तो 3 चीजें आप लोगों को बिल्कुल क्लियर कट टू कट पता होनी चाहिए। कौन सी 3 चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए? एक तो सोर्स, दूसरा प्रूफ, तीसरा लॉजिक, यानी कि कहां से पैसा आया, उसका प्रूफ क्या है और उसके पीछे का लॉजिक क्या था। ध्यान रखिएगा, अगर आप अपना सोर्स, प्रूफ, लॉजिक के साथ नहीं बता पाए, अपने आप को वहां पे प्रूफ नहीं कर पाए, तो सारा का सारा पैसा अनएक्सप्लेन्ड इनकम बन सकता है और आप लोगों के ऊपर एक हैवी पेनल्टी लग जाएगी यहाँ पे। तो बहुत ध्यान से आप लोगों को अपने कैश डिपॉजिट वाले जो भी नोटिस आए हैं उनका रिप्लाई करना है। यहाँ पे रिप्लाई करते टाइम आप लोगों को बहुत सारी बातों का ध्यान रखना है। सभी चीज़ों के मैंने नोट्स बना दिए हैं, एक नोट्स के अंदर मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया है और हर एक पॉइंट को डिटेल में मैं यहाँ पे इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाली हूँ। देखिए सबसे पहले तो जो कैश डिपॉजिट का नोटिस आता है वो आपके पास या तो सेक्शन 68 में आएगा जहां पे अनएक्सप्लेन्ड कैश क्रेडिट की बात की जाएगी, यानी बहुत सारा कैश आपने अपने अकाउंट के अंदर डिपॉजिट कर दिया और वो सोर्स क्या था, कहां से पैसा आया, इसके बारे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे पूछेगा। या फिर अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट और मनी की बात कर सकता है नोटिस, आपके पास सेक्शन 69 और 69A के अंतर्गत आ सकता है। आपके पास इंक्वायरी नोटिस आएगा सेक्शन 142(1) का, स्क्रूटनी का नोटिस आएगा 143(2) में और रीअसेसमेंट का नोटिस आएगा सेक्शन 148 में। क्लियर हो गई यहाँ तक मेरी बात? हाँ जी मैम। सेक्शंस को भी समझना जरूरी है कि किस सेक्शन के अंदर आपके पास नोटिस आएगा और वो किस बारे में बात करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगर आपको उसको रिप्लाई करना है तो रिप्लाई करते टाइम बहुत सारी बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो ये देखिए कि किस सेक्शन के अंदर आपको नोटिस दिया गया है। क्या आपको अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट के बारे में पूछा जा रहा है, क्या आपसे इंक्वायरी की जा रही है, या आपके ऊपर स्क्रूटनी का नोटिस आया है, कौन से सेक्शन के अंदर आप लोगों को नोटिस प्रोवाइड किया जा रहा है, क्या क्वेरी आपसे रेज हो रही है। आपने एक रफली डायग्राम बना करके रखना है, एक अपना स्केच बना करके रखना है कि आपके पास नोटिस में क्या क्या चीजें पूछी गई, क्या क्या चीजें आप लोगों को उसमें बताई गई हैं। सेकेंडली कितना कैश आपका क्वेश्चन हुआ है उसके अंदर, क्या जैसे फॉर एग्जांपल वहां पे लिखा हुआ है कि आप लोगों ने 58 लाख का कैश डिपॉजिट कर दिया, लेकिन आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स कह रही है कि आप लोगों ने 38 लाख का कैश डिपॉजिट किया था, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ मिसमैच आ रहा है आप लोगों के पास। तो आप लोगों ने सबसे पहले एक समरी बना लेनी है कि कितना कैश जो है आपका क्वेश्चन हुआ है, कितने कैश के ऊपर क्वेश्चनिंग की गई है, कि आपका कितना कैश उनको सस्पिशियस लग रहा है। नेक्स्ट आपको अपनी डेडलाइन देखनी है, जो नोटिस आपको रिसीव हुआ है वो आपको डेडलाइन के बाद तो रिसीव नहीं हुआ, अगर विद इन टाइम लिमिट आपको नोटिस रिसीव हुआ है तो भी आप आगे रिस्पॉन्ड करेंगे, अदरवाइज आप आगे रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे क्योंकि आपको नोटिस डेडलाइन के बाद दिया जा रहा है। फर्स्ट थिंग इज दैट क्लियर। दूसरा, अगर विद इन टाइम लिमिट आपके पास नोटिस आया है तो उस नोटिस का रिप्लाई आपको कब तक करना है, ये भी चीज आपको नोट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सेकेंडली, हमेशा हम जो भी रिप्लाई करेंगे हमें पॉइंट वाइज रिप्लाई करना है। अब आप बोलोगे मैम आप तो जनरली समझा रहे हो कि ऐसे ऐसे करके रिप्लाई करो, ये चीज़ों का ध्यान रखो। देखो पहले मैं नॉर्मली आपको एक जेन्युइन केस के बारे में बता रही हूँ कि कोई भी केस आता है तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना जरूरी होता है, लेकिन कैश डिपॉजिट में स्पेसिफिकली किस किस चीज़ का ध्यान रखना है मैं वो भी आपको बताऊंगी। एक एक स्टेप में आपके इस वीडियो के अंदर हर एक चीज़ को मैं कवर करने वाली हूँ। देखिए जब भी आप रिप्लाई बनाएंगे कोई जेनरिक रिप्लाई नहीं बनाना, ऐसा नहीं है कि नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर आपने कुछ भी लिख दिया, नहीं, आपको जो रिप्लाई बनाना है बिल्कुल प्रोफेशनल और सटीक लैंग्वेज के अंदर अपना रिप्लाई देना है और विद सेक्शंस आपने बात करनी है। ऐसा नहीं है कि जनरली आपने सिर्फ हर एक चीज में एक ही बात कह दी, एओ गलत है, एओ ने गलत किया, एओ ने
गलत तरीके से एडिशन कर दिया, इन्होंने फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी कर दी, ऐसा कुछ नहीं देना है। हर एक अपना लैंग्वेज जो है लैंग्वेज प्रॉपर तरीके से आपने लिखनी है। नेक्स्ट आपका जो भी कैश डिपॉजिट के ऊपर क्वेश्चनिंग हो रही है, आपने उस कैश डिपॉजिट को रिकनसाइल करना है। किस किस चीज के साथ रिकनसाइल करना है? जो नोटिस के अंदर अमाउंट दी गई, जो नोटिस के हिसाब से आपका डाटा आया है, आपको एआईएस के साथ भी रिकनसाइल करना है और आपको बैंक के साथ भी उसको रिकनसाइल करना है। ये कंप्लीट रिको आपके पास होनी चाहिए कि एआईएस क्या बोल रहा है, बैंक स्टेटमेंट क्या बोल रही है और आपकी बुक्स क्या बोल रही हैं। अगर कोई डिफरेंस आ रहा है तो उस डिफरेंस का रीजन क्या है, उस रीजन को जरूर एनालाइज करें। बहुत से लोग मैंने देखे हैं जो सिर्फ क्या करते हैं, बैंक स्टेटमेंट से सिर्फ कैश की मोटी मोटी एंट्रीज देखी, कंप्लीट बैंक स्टेटमेंट बनाते नहीं है। बहुत से मैंने कंसल्टेंट देखे हैं, आप लोग बहुत बड़ी गलती करते हो। देखो अदरवाइज मत लेना, लेकिन जेन्युइनली आप लोग गलती करते हो। आप लोगों को कैश स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी चाहिए। कैश फ्लो स्टेटमेंट का मतलब क्या है, जेन्युइनली एक एक कैश की एंट्री आप उसमें डालो और तब इस केस का रिप्लाई करो। अदरवाइज आप लोग कुछ ना कुछ गलती कर बैठोगे और भुगतना किसको पड़ेगा, क्लाइंट को। गाइस अगर आप लोग हमसे रिप्लाई करवाना चाहते हैं ड्राफ्ट, हम भी आप लोगों को प्रोफेशनल सर्विसेज दे सकते हैं। आप लोग हमसे भी रिप्लाई ड्राफ्ट करवा सकते हैं। नीचे मैंने कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कीजिए। हम आप लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड कर देंगे रिप्लाई ड्राफ्टिंग के लिए, चाहे वो कैश डिपॉजिट का रिप्लाई हो या अदर किसी भी केसेस के रिप्लाई हो। नाउ आगे आपको क्या करना है, जितने भी कैश डिपॉजिट्स हैं आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी है। हाँ जी मैम, जो कैश फ्लो स्टेटमेंट आप लोग बनाएंगे उसमें आप क्लासिफाई कीजिए कि आपकी कैश सेल कितनी है। जो अपना सेल रजिस्टर है वहां से आप देखिए और ध्यान रखिएगा जब आपके पास जीएसटी नंबर है ना, तो ये रिप्लाई बनाने के लिए आपको और ज्यादा सतर्क रहना पड़ता है और ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। रीजन बीइंग जो सेल रजिस्टर है आप उसमें इनजेन्युइन सेल कुछ एंटर नहीं कर सकते। आपको देखना पड़ेगा कि बैंक में कितना पैसा आया, डायरेक्टली पार्टी से कितना पैसा आया, कैश कितना डिपॉजिट हुआ, जेन्युइनली आपने R1 में कितनी सेल दिखाई है। आप लोगों ने अपनी आईटीआर के अंदर जेन्युइनली वही सेल दिखाई होगी जो R1 के अंदर आई होगी, उसमें भी कोई कम ज़्यादा नहीं दिखा सकते। अगर आईटीआर फाइल नहीं भी हुई है तो भी आप R1 की सेल के साथ छेड़खानी नहीं कर सकते, अदरवाइज आप लोगों को दिक्कत हो जाएगी। क्लियर? अब उस सेल में से कैश सेल कितनी थी, बैंक से कितना पैसा निकाला। अब बैंक से जो पैसा निकाला वो देखना क्यों इंपॉर्टेंट है। देखो बैंक से अब हमने 10 लाख डिपॉजिट किया, फिर 8 लाख निकाल लिया। हमने 10 लाख डिपॉजिट किया, 8 लाख विड्रॉ कर लिया, देन 5 लाख अगेन डिपॉजिट कर दिया। तो यहाँ पे 10 और 5 15 डिपॉजिट दिखाएगा, तो 8 लाख मैंने विड्रॉ भी तो किया था। वो कहाँ से विड्रॉ किया था, जो मैंने 10 लाख डिपॉजिट किया था, ये जो मैंने 10 लाख डिपॉजिट किया था इसी में से मैंने 8 लाख विड्रॉ किया, अगेन 5 लाख डिपॉजिट कर दिया। तो आप जब प्रॉपरली अपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट दिखाओगे तो वो बताएगा कि ये पैसा जो है यही पैसा विड्रॉ हुआ, अगेन डिपॉजिट हुआ। तो इसको हम डबल काउंटिंग नहीं कर सकते। अगर मैं 10 और 5 दोनों को ही डिपॉजिट मान लूंगी, आप जब भी देखोगे ना असेसिंग ऑफिसर इन दोनों को जोड़ करके आपको बोलेगा कि इतना पैसा डिपॉजिट हुआ। आपको अपना रिप्लाई जेन्युइनली बताना पड़ेगा, इतना पैसा डिपॉजिट नहीं हुआ। यहाँ पे 10 और 5 कितना हुआ, 15 लाख रुपए हुआ। क्लियर? 15 में से 8 लाख रुपए तो आपने निकाले थे ना, तो यही 10 लाख है ना मेन। तो आपके पास मेन 10 लाख है, इसी 10 लाख में से आपने 8 निकाले और 5 अगेन आपने डिपॉजिट कर दिया। आप अगर इसको दोबारा से ऐड कर दोगे तो 5 लाख की तो डबल काउंटिंग हो जाएगी आप लोगों के पास। तो ये आपने ध्यान रखना है कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते टाइम, जितना आपके पास आपकी बुक्स स्ट्रांगली तरीके से बनी होंगी ना, उतना रिप्लाई करना आप लोगों के लिए ईजी हो जाएगा। तो सबसे पहले मेहनत करो, जस्ट ये नहीं कि चैट जीपीटी पर डाला या एआई सॉफ्टवेयर पे डाला रिप्लाई रेडी हो गया। ऐसे तो किसी भी क्लाइंट को ना किसी कंसल्टेंट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर सब कुछ एआई ने करना शुरू कर दिया। मेहनत तो हम ही लोगों को करनी पड़ेगी। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाओ, इसमें लोन कितना रिसीव हुआ, जिनसे लोन रिसीव हुआ उनसे कंफर्मेशन लो। और ऐसा नहीं कि इनजेन्युइन लोन डाल दो। ऐसा नहीं है कि आपने किसी भी पर्सन से दिखा दे जी मैंने 5 लाख का कैश लोन लिया था। यहाँ पे एक चीज से बचने के लिए आप दूसरे केस में फंस जाओगे, सेक्शन 269 SS STT इनके अंदर फंस जाओगे। आपको पता है 19,999 से ज्यादा आप लोग किसी भी पर्सन से कैश के अंदर लोन रिसीव नहीं कर सकते, और लोन की पेमेंट भी 19,999 रुपए से ज्यादा आप नहीं कर सकते। अगर 19,999 से ज्यादा की आपने कैश लोन की पेमेंट की या रिसीव किया तो आप लोगों को इक्वल अमाउंट ऑफ पेनल्टी लग जाएगी। तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा कि कैश लोन आप कितना दिखा रहे हो। अगर गिफ्ट है तो गिफ्ट डीड आप उसके रिस्पॉन्स में दो। क्लियर?
एग्रीकल्चरल इनकम है, लैंड प्रूफ होना चाहिए आपके पास। और एग्रीकल्चरल इनकम कई लोग दिखा देते हैं कि हमने कैश के अंदर रिसीव की, कैश के अंदर एग्रीकल्चरल इनकम भी अब आप ऐसे रिसीव नहीं कर सकते। एग्रीकल्चरल इनकम के भी ऑनलाइन प्रूफ होते हैं आपके पास, जे फॉर्म होते हैं, आई फॉर्म होते हैं, आरती आपको फॉर्म देता है और प्रॉपरली आजकल बैंक से ही सारा ट्रांसफर होता है। ऐसी अगर कोई पेमेंट्स है जो एग्रीकल्चरल इनकम की आप लोग रिसीव कर सकते हो, कई सारे टाइप की पेमेंट्स होती हैं, तो वो पेमेंट्स आप लोग दिखा सकते हो। बट लैंड का प्रूफ आप लोगों के लिए रिक्वायर्ड होता है इन केस अगर आप एग्रीकल्चरल इनकम दिखाना चाहो तो भी। ओपनिंग कैश इन हैंड इज वेरी मस्ट। अगर आपका पिछले साल का कोई कैश इन हैंड है, यानी पिछले साल में जो आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाए होंगे, बैलेंस शीट बनाई होंगी, उसमें अगर कोई आपका ओपनिंग कैश इन हैंड है तो वो आप इस साल यूटिलाइज कर सकते हो, बहुत बड़ा बेनिफिट दे जाएगा ये आपको। दूसरा, अगर आप कैश डिपॉजिट से रिलेटेड कोई भी डाटा रेडी कर रहे हो तो आपको उससे पहले कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेने जरूरी है। सबसे पहले आपके पास सभी अकाउंट्स की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, आपके पास कैश बुक होनी चाहिए, आपके पास ITR 26A और नेचर ऑफ बिजनेस ऑफ असेसी, इसका आपने खास ध्यान रखना है। ऐसा ना हो कि आपने ITR के अंदर नेचर ऑफ बिजनेस कुछ और दिखाया हो, ऑडिट के अंदर कुछ और दिखाया हो, अब आप रिप्लाई के अंदर कुछ और दिखा रहे हैं। जेन्युइनली मेरे पास अभी कुछ दिन पहले एक केस आया, उसमें हुआ क्या, ITR के अंदर तो जो बिजनेस था रिटेल होलसेल का दिखाया हुआ था, और जब उन्होंने अपना रिप्लाई फाइल किया कंस्ट्रक्शन सर्विसेज का दिखा दिया, और जो उसकी बैंक स्टेटमेंट थी वो किसी होटल और टूरिज्म की थी। जो उसने करंट अकाउंट ओपन करवाया हुआ था वो होटल एंड टूरिज्म के नाम पे करवाया हुआ था। तो ऐसा ना हो कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स ही मिसमैच कर रहे हो, और जो रिप्लाई वहां गया हुआ था, एक बार रिप्लाई आपका चला गया तो चेंज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, 3 जगह अगर आपका डाटा जा रहा है तो तीनों जगह डाटा आपका सेम बात बोले। ऐसा ना हो कि आप ही जो डाटा दिए चले जा रहे हो डिपार्टमेंट को, आपका डाटा खुद ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, तो वहां पे आप लोग फंस जाओगे। तो इसलिए रिप्लाई करवाने के लिए एक प्रोफेशनल कंसल्टेंट को हायर करना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अर्ली ईयर्स की रिटर्न भी आपको देखनी बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी ईयर का डाटा आपको देखना है। जैसे कि असेसमेंट ईयर 23-24 का आपका केस आया, तो असेसमेंट ईयर 23-24 का ही डेटा आपको नहीं देखना, 22-23 का डेटा भी आपको कंसीडर करना है, तभी आप प्रॉपर रिप्लाई बना पाएंगे। सेल बिल विड्रॉवल्स, ये सारे आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखना जरूरी है। बिजनेस रिसीट्स, आप लोग डेली अपनी कैश सेल और डेली की कलेक्शन की शीट बनाएं, और सेल रजिस्टर, GST रिटर्न अगर आपके पास एप्लीकेबल है तो वो आपको इसके अंदर हेल्प करेंगी। GST रिटर्न के बेसिस पे ही देखोगे ना कि कैश सेल कितनी हुई और बैंक के अंदर कितना पैसा डायरेक्टली आया। और कैश विड्रॉन आपने जरूर देखना है, कैश विड्रॉन एंड रीडिपॉजिटेड। ये मैंने आपको अभी बताया कि आप लोगों ने जैसे 10 लाख रुपए डिपॉजिट करवाए, 8 लाख विड्रॉ कर लिए और देन 5 लाख अगेन डिपॉजिट करवा दिए, यानी जो कैश विड्रॉ किया उसी को ही वापस बैंक में जमा करवा रहे हो, तो वो दोबारा से आपने काउंट नहीं करना है। एग्रीकल्चरल इनकम हमने ले लिए, सभी हमने डिटेल्स के अंदर देख लिए थे, लोन एंड एडवांसेस भी। नाउ सेल ऑफ एसेट, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी सेल की है, गोल्ड सेल किया है, व्हीकल सेल किया है, उनका पैसा आपके पास आया, तो इसके प्रूफ आपके पास होने जरूरी है। अगर इनके प्रूफ आपके पास है और इनसे रिलेटेड अगर आपके पास कोई जेन्युइनली कैश है, वो आप शो कर सकते हैं। बट ध्यान रखिएगा, प्रॉपर्टी बेचने के टाइम भी आप 19,999 से ज्यादा कैश रिसीव नहीं कर सकते हैं। कैश जहां पे ऐसा ना हो कि आप एक केस का रिप्लाई करते करते दूसरे में फंस जाओ और आप सीधा साधा कह दो। अब बहुत लोग कैश प्रॉपर्टी में ले लेते हैं और सीधी सीधी कह देते हैं जी प्रॉपर्टी का कैश था। अरे यहां से बचोगे दूसरी जगह फंस जाओगे, प्रॉपर्टी का कैश था, कैसे प्रूव करोगे प्रॉपर्टी का कैश था। क्लियर? तो जहां जेन्युइनली आप लोग दिखा सकते हो वहां आप लोगों, मैंने बताया ना, सोर्स, प्रूफ एंड लॉजिक, 3 चीजें वहां पे काम करती हैं। क्लियर? वो बनाने पड़ते हैं। आगे देखिए कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनानी है। जितना आपके पास ओपनिंग बैलेंस था, जहां जहां से पैसा आया, फॉर एग्जांपल कैश सेल से आपके पास पैसा आया, मैं ड्राफ्ट भी दूंगी अभी आप लोगों को कैसे आप ड्राफ्ट कर सकते हैं। एक्सपेंसेस आप लोगों को माइनस करने, जितना कैश डिपॉजिट हुआ वो आप लोगों को माइनस करना है, और यहाँ पे आप लोगों के पास कैश का बैलेंस निकलता चला जाएगा। और नेगेटिव कैश बैलेंस आपका नहीं आना चाहिए, बिल्कुल लॉजिकल वे में आपको अपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो बनानी है। यहाँ पे एक चीज का आपको ध्यान रखना है, पीक क्रेडिट थ्योरी। पीक क्रेडिट थ्योरी क्या होता है? मल्टीपल डिपॉजिट एंड विड्रॉल, जो मैंने अभी आपको बताया। कैश डिपॉजिट किया 1 लाख, 1 लाख का बैलेंस आ गया। विड्रॉ कर लिया 80,000, 20,000 का बैलेंस आ गया। डिपॉजिट कर दिया 70,000, 90,000 का बैलेंस आ गया। फिर डिपॉजिट किया 50,000, 1,40,000 का बैलेंस आ गया। क्लियर?
अब यहाँ पे टोटल डिपॉजिट, इन सब का टोटल डिपॉजिट करो कितना हुआ, 2,20,000, लेकिन मैक्सिमम बैलेंस कितना है, 1,40,000। अब यहाँ पे एओ क्या बोलेगा जी, 2,20,000 क्या एक्सप्लेनेशन दो, नहीं, आपने उसको क्या बोलना जी, 1,40,000 की एक्सप्लेनेशन लो। रीजन बीइंग, यही तो पैसा बार बार घूम रहा है, यही पैसा हमने निकाला, ये 80,000 हमने निकाला, उसी में से 70,000 हमने जमा किया, उसी में से 10,000 हमने यहाँ पे जमा किया, एक्स्ट्रा कितना जमा हुआ यहाँ पे 1,00,000 से 1,00,000 तो पहले जमा हुआ था, इसका रीजन आप पूछो। इसी 1,00,000 में से 80,000 हमने निकाले और 80 हमने वापस डिपॉजिट कर दिए। यहाँ 70 और 50 कितने जमा हुए हैं आपके पास, 70 और 50 एक 20 आपके पास जमा हो गए। अब ये जो आपने एक 20 जमा किए, इसमें से 80 तो वही थे जो हमने निकाले थे। अब इस 80 में से एक 20 में से 80 गए कितने, 40 एक्स्ट्रा जमा हुए, उस 40,000 की आप लोग एक्सप्लेनेशन लो। 40,000 ये प्लस 1,00,000 ये, तो 1,40 की तो आप एक्सप्लेनेशन मांगोगे ना। यही चीज मैंने आपको पीछे समझाई थी, ये चीज आपको कैलकुलेट करके समझानी है अपने असेसिंग ऑफिसर को। मेरी बात समझ में आई आप लोगों को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। टैलीस्कोपिंग कंसेप्ट आपको जरूर फॉलो करना है जब भी आप अपने रिप्लाई को मेंटेन करेंगे। सबसे पहले तो सेम मनी कंसेप्ट, अगर आपके पास सेम पैसा है, देखिए असेसिंग ऑफिसर आपको उलझाने की कोशिश करेगा उलझाने की कोशिश कैसे करेगा, आपने एक बार इनकम अर्न की, उसी से आपने इन्वेस्टमेंट की, उसी से आपने खर्चे किए, उसी पैसे को आपने डिपॉजिट किया, लेकिन वो अलग अलग तरीके से बोलेगा कि इस इनकम के ऊपर मैं अगेन एंड अगेन टैक्स लूंगा। जैसे कि आपकी बिजनेस इनकम आई 10 लाख की, आपने किसी अनएक्सप्लेन्ड बिजनेस इनकम को कमाया और वो इनकम कितनी थी, 10 लाख रुपए की, ठीक है मैम 10 लाख की थी। अब वो कहेगा कि इस 10 लाख को मैं आपका इनकम मानूंगा, ठीक है जी बहुत अच्छी बात है मान लो। वो बोलेगा कि इस 10 लाख को आपने क्या किया, प्रॉपर्टी के अंदर लगा दिया। अब ये इस 10 लाख में से 8 लाख को आपने प्रॉपर्टी के अंदर लगा दिया, मैं इस 8 लाख को भी इनकम मानूंगा। और ये 8 लाख और 10 लाख मिलके कितने की इनकम बन गई, 18 लाख। ये चीजें आपको ट्रैक करनी है, ऐसा ना हो कि आपके क्लाइंट पे डबल कंपटीशन लग जाए। आप लोगों को देखना है इसे 10 लाख को ही तो आपने प्रॉपर्टी में डाला, इसी 10 लाख के ही तो एक पार्ट को प्रॉपर्टी में डाला है, आप इसको डबल टैक्सेशन थोड़ी करवाओगे। ठीक है सर, आप यहाँ पे बिजनेस इनकम को टैक्स कर लो, लेकिन ऐसा थोड़ी कि बिजनेस इनकम को मैं रीफर्दर कहीं इन्वेस्ट करूंगा तो आप उसको भी जो है वो टैक्सेबल इनकम बना दोगे। अगर आप इसको भी टैक्सेबल इनकम बनाओगे तो डबल टैक्सेशन हो जाएगा ना। एक तरफ से तो आपने इसको यहाँ पे बिजनेस इनकम मान के टैक्स कर दिया, उसी पैसे को जब मैंने प्रॉपर्टी में बनाया लगाया तो आपने उसको भी टैक्सेबल कर दिया। ऐसा नहीं होता, आपने ये चीजें प्रॉपरली बाइफरकेट करके देनी है ऑफिसर को, ये काम आपका है। क्लियर? अगर आप लोग चाहे, हम लोग कंसल्टेंट्स को भी सर्विसेज देते हैं, हम लोग आपको बिल्कुल ड्राफ्टिंग करके देंगे आपके केस की। अगर आप कंसल्टेंट हैं तो भी हमारी सर्विसेज ले सकते हैं, अगर आप क्लाइंट हैं तो भी हमारी सर्विसेज ले सकते हैं। बिल्कुल जेन्युइन चार्जेस पे हम लोग हम आप लोगों को सर्विसेज देंगे। और आपके जितने भी रिप्लाईज हैं, रिप्लाईज हम आप लोगों को रेडी करके देंगे, अपील आप लोगों की फाइल करके देंगे। नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप लोग कॉन्टैक्ट कीजिए, आप लोगों को बिल्कुल जेन्युइन कॉस्ट पे ये सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी और बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से रिप्लाई हम आप लोगों को बना करके देंगे। ध्यान रखिएगा, अगर आप लोग रिप्लाई जेन्युइनली बना रहे हैं ना तो 70% केस ऑलरेडी आपके हाथ में चला जाता है। टेलीस्कोपिंग वाला जब आप कंसेप्ट लगा रहे हो जो मैंने अभी आप लोगों को बताया, तो उसके अंदर आप लोगों ने एक बात का ध्यान रखना है, असेसी सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो 8 लाख किसी और के नाम से प्रॉपर्टी में लगे हो, सेम असेसी की प्रॉपर्टी में लगे हो। टाइम पीरियड सेम होना चाहिए और जो लॉजिकल है वो लॉजिकली आपको प्रूव करना पड़ेगा कि यही पैसा प्रॉपर्टी के अंदर लगाया गया था जो पैसा आपने बिजनेस से अर्न किया है। यानी प्रूफ करने का जो लॉजिक है वो आप ही के ऊपर आएगा। क्लियर? प्रूफ करने का बर्डन आपके ऊपर है, आपको प्रूफ करना पड़ेगा। जो आपने प्रीवियस ईयर के साथ जो आईटीआर फाइल किया उससे एनपी और जीपी रेशियो भी आप लोगों ने देख लेना है कि कंसिस्टेंट है या नहीं है, इनकंसिस्टेंट तो नहीं है। जो कैश डिपॉजिट वगैरह है वो देख लेना है। नेक्स्ट, जो रिप्लाई का ड्राफ्ट है वो मैंने ड्राफ्ट आप लोगों को दिया है। मैं ये नोट्स जो है अपने वेबसाइट पे अपलोड कर दूंगी, आप लोग चाहे तो ये नोट्स वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने वेबसाइट का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां जा करके ये नोट्स आप प्रॉपरली डाउनलोड कर सकते हो। वहां से आप लोगों को ये फॉर्मेट भी मिल जाएगा। मैंने थोड़ा समराइज्ड वे में एक फॉर्मेट डाला है यहाँ रिप्लाई का। आप लोगों को इस तरीके से पहले असेसिंग ऑफिसर का नाम लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है, देन आप लोगों को बैकग्राउंड बताना है असेसी का कि असेसी कौन है, किस टाइप का बिजनेस कर रहा है, क्या कर रहा है, कौन से असेसमेंट ईयर का केस है, कितनी इनकम के ऊपर ये केस लगा है। देन आपको अपने बैंक अकाउंट्स की और कैश डिपॉजिट की डिटेल देनी है। रिकंसिलेशन देना है अपना कि इस तरीके से हमने ये रिकंसिलेशन बनाई है।
सोर्स वाइज कंप्लीट डाटा आपको एक्सप्लेन करना है अपने कैश डिपॉजिट को, जो कैश सेल हुई थी आपकी, विड्रॉ हुई थी, ओपनिंग बैलेंस था, लोन था, ये सब कुछ आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट बना करके उनको प्रूफ देना है और इसकी अटैचमेंट भी आपको साथ में लगा देनी है। जो भी लीगल सबमिशंस हैं आपके, जैसे अगर सोर्स है आपका, अगर आपका कोई 68 या 69A का एडिशन लगा है और सोर्सेज आपके अनएक्सप्लेन्ड है और सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, तो आपको उसमें बताना होगा असेसिंग ऑफिसर को कि इस बेस पे जो हमारे सोर्स ऑफ इनकम है वो सेटिस्फैक्ट्री है और एक्सप्लेनेबल है। वो चीजें आपको उसको डिफाइन करनी होंगी, अपनी लीगल सबमिशन देने होंगे। असेसिंग ऑफिसर क्या बोलेगा? असेसिंग ऑफिसर बोलेगा कि आपका जो सोर्स है वो एक्सप्लेन्ड नहीं है, लेकिन आप लोगों को यहाँ पे सबमिशंस के अंदर बताना होगा कि हमारे सोर्सेज भी एक्सप्लेन्ड है, हमारे लीगल पैसा है ये, और आपको प्रूफ भी यहाँ पे जो भी अपने सबमिशंस देना चाहें वो इस पार्ट में अपने सबमिशन देंगे। यहाँ पे जो आपका अगर कोई डबल टैक्सेशन हो रहा है, पीक क्रेडिट के बारे में डॉक्यूमेंटेशन जो आपने इनक्लोज किए हैं, अपना कंक्लूजन आप यहाँ पे बताएंगे। प्रेयर जो आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमारा जो केस है वो विड्रॉ कर लिया जाए, हमारे जो केस है जो हमने अपनी सबमिशंस दिए कृपया उसको एक्सेप्ट किया जाए। इस तरीके से आप यहाँ पे प्रेयर दे सकते हैं। नेक्स्ट आपको जो प्रोफेशनली प्रेजेंटेशन की मैंने कुछ एक टिप्स पहले भी दे दी है, आप लोगों को कैश फ्लो स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट, कैश बुक, सेल रजिस्टर जरूर से प्रिपेयर कर लेनी है। हेडिंग और नंबरिंग जरूर देनी है, हाईलाइट करनी है अपनी की फिगर्स हमेशा, इंडेक्स डॉक्यूमेंट जो है वो अटैच कर देने हैं, और पीडीएफ हमेशा एक सिंगल बना करके वहां पे अटैच कर देना। जो भी आप अपील डालेंगे वहां पे अपनी कंप्लीट सबमिशन की एक अटैचमेंट भी जरूर दे दीजिएगा। अपील आप लोगों को किस तरीके से फाइल करनी है मैंने उसकी वीडियोस भी ऑलरेडी अपलोड की हुई है अपने चैनल पे, आप चाहें तो वो वीडियोस भी देख सकते हैं। फैक्ट्स ऑफ द केस, ग्राउंड्स ऑफ अपील बनाना सीखना चाहें, मैंने उसकी वीडियोस भी अपलोड की हुई है, आप लोग जा करके मेरे चैनल पे जरूर देखिएगा। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं की, बहुत ज़्यादा हाई डिपॉजिट है, लो इनकम है, या फिर कैश डिपॉजिट जो है वो विड्रॉवल से बहुत ज़्यादा है, यानी अगर हमने विड्रॉ किया पैसा और उसी को ही डिपॉजिट करवाते चले गए, तो इस केस में आपका केस निकलना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। केस को आप बहुत ईजी तरीके से टैकल कर जाओगे। बट ध्यान रखिएगा AIS से मैचिंग जरूर करनी है, कैश फ्लो स्टेटमेंट जरूर बनानी है। अगर आपने नहीं बनाई तो आपका केस वीक हो जाएगा, आप अपना स्ट्रॉन्ग केस इम्पैक्ट नहीं दे पाओगे। लमसम एक्सप्लेनेशन नहीं देनी, हर एक चीज़ की पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेनेशन देनी है। अब AO ने जितनी भी चीज़ें मांगी है ना, जितना भी डाटा आपको दिया है, पॉइंट टू पॉइंट आपको हर एक चीज़ की एक्सप्लेनेशन देनी जरूरी है। हर पॉइंट का रिप्लाई आप कीजिए, हर एक चीज़ का प्रूफ जितना हो सके आप लोग ज़रूर अटैच कीजिए। ITR, AIS, TIS उससे कोई कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं होनी चाहिए, इवन जो GST रिटर्न्स है उनसे भी आपका डेटा मैच करे। तो ये चीज़ें आप लोगों ने ध्यान रख लेनी है। मैंने हर एक पॉइंट कोशिश किया कि मैं आप लोगों को यहाँ समझा पाऊँ कि बहुत ज़्यादा कैश डिपॉजिट है तो किस तरीके से आप लोग अपना केस प्रिपेयर कर सकते हैं। हमारी प्रोफेशनल सर्विसेज लेना चाहें तो आप लोग नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम लोग आप लोगों को बिल्कुल जेन्युइन रेट पे प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड कर देंगे। आपके केस के रिगार्डिंग कंसल्टेंट हैं तो भी हमारी हेल्प ले सकते हैं, अगर आप क्लाइंट हैं तो भी हमारी हेल्प ले सकते हैं। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, जय हिंद।